दोस्तों, जाने माने लेखक थॉमस एडिसन लिखते हैं कि अथक और अविरत रूप से संपूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्ति एक चीज पर केंद्रित करना ये सफलता की पहली शर्त है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक काम पूरा न हो तब तक काम करते रहने के लिए आप स्वयं को विवश करें। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है, उसको आप नियमित तौर से करिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए तो वो काम आसान हो जाता है। रोज़ 1 घंटे की पढ़ाई 1 महीने में 30 घंटे की हो जाती है, लेकिन आप लगातार 30 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज 2 जनवरी हो गई, यानी कि पहले वर्ष का एक दिन बीत गया। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक रोजगार समाचार। और आपको बता दें कि चुनाव तिथि घोषित होते ही जारी होगा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। तो यहाँ पर इंतजार कर रहा है यूपीपीएससी। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी नए साल पर नया कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है, लेकिन इस वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो यूपीपीएससी इंतज़ार ये कर रहा है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो डिक्लेयर करने से पूर्व जो चुनाव की तारीखें हैं वो डिक्लेयर हो जाए, यानी कि दोनों की तिथियां आपस में टकराए ना और बाद में बदलाव न करना पड़े। आयोग ने भर्ती परीक्षा का जो पिछला कैलेंडर था 10 जून को जारी किया था। कोविड के कारण कई परीक्षाएं स्थगित हुई और ये कैलेंडर संशोधित करना पड़ा था। 25 जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक 14 भर्ती परीक्षाएं इसमें शामिल की गई थी। 14 में से 5 भर्ती परीक्षाएं वर्ष 2022 में होनी हैं। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एक परीक्षा आपकी होगी पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से। एसीएफ आरएफओ की जो मुख्य परीक्षा है 7 मार्च से है। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 3 अप्रैल को है। आर ओ ए आर ओ 2021 की मुख्य परीक्षा 10 अप्रैल। इसके अलावा 23 जनवरी को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 भी प्रस्तावित है। तो 23 जनवरी को यूपीटीटी भी है, उसी दिन ये परीक्षा भी है, जो पूर्व में जारी कैलेंडर के संशोधित कैलेंडर में शामिल नहीं थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम इस माह घोषित होने की उम्मीद है। अगर चुनाव की तिथियाँ और 10 जून 2021 को जारी आयोग के कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाओं की तिथियाँ आपस में टकराती हैं तो आयोग को संशोधित कैलेंडर में भी बदलाव करना पड़ेगा। और इसी वजह से वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर अटका हुआ है। अब आयोग को कई नई भर्तियों के लिए भी पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहा है। और जब चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाता है तब ये पता चलता है कि किस किस तारीखों को चुनाव होना है, और आयोग के कैलेंडर से पता चलता है कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। उससे अभ्यर्थी उसी के मुताबिक अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा समय ले रही हैं। देखते हैं कि कैलेंडर कब तक जारी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी तैयारी आप अभी से करते रहिए, इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको समय की बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 जनवरी को जारी होगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची। तो आरक्षित वर्ग में 69,000 के अंतर्गत जो सूची जारी होनी है, पहले ये जारी होनी थी 30 दिसंबर को, लेकिन अब ये 3 जनवरी को जारी होने वाली है, यानी कि कल दोपहर तक या दोपहर के बाद आप इस सूची को देख पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 और 5 को जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप किस जिले में चयनित होते हैं ये चीज़ भी लिस्ट में ही रहेगी। और उसके बाद 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ बेसिक शिक्षा में 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब विधानसभा चुनाव बाद ही हो सकेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कारण ये है कि अभी तक 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बात तो ये है कि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, वो मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी बात यह है कि अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ, यानी कि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि ये इसका विज्ञापन कब होगा। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि 23 जनवरी को यूपीटीटी है, यूपीटीटी के बाद ही जो है ये विज्ञप्ति जारी होगी ताकि नए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकें। लेकिन अगर यूपीटीटी के बाद होता है तो निश्चित रूप से यूपीटीटी का परिणाम तो एक दिन में तो आएगा नहीं, तो इसमें 1 महीने का समय लगेगा। और अगर ये विज्ञापन पहले जारी हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये विज्ञापन आचार चुनाव संहिता के पहले जारी होता है, तो परीक्षाएं तो कभी भी करवा सकता है आयोग, लेकिन फिर भी ये भर्ती नेक्स्ट जब गवर्नमेंट बनेगी उसी के दौरान हो पाएगी। तो फिलहाल अब देखो, एक बात होता है कि प्राइमरी में भर्ती आ रही है, दूसरी बात ये है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए
तो सारी चीज़ों के ऊपर आप अपनी स्टडी को खुद को मजबूत करिए और बहुत अधिक नकारात्मक होने के बजाय जो चीज़ें आपके सामने हैं उसको जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लीजिए। खुद को इतना इम्प्रूव करिए कि आपका कोई कंपटीशन ही ना रहे। बाकी जो चीज़ें सीट बढ़ती हैं दैट्स वेरी गुड, और अगर समय आगे पीछे होता है तो इसमें आपका और मेरा तो कोई नियंत्रण नहीं है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो समय के हाथ में होती हैं। तो आपको बहुत ही तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि 2022 को एक ऐसा साल मान के चलिए जहां आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि बस कोई भी परीक्षा हो उसमें आप सफल हो सकें और अपने टारगेट तक आप पहुंच सकें। फिलहाल न्यू ईयर की पहली सुबह काफ़ी सर्द रही और कोहरे में लिपटी रही। नए साल में उत्तर की जो पहली सुबह थी वो घने कोहरे में रही। पिछले साल की आखिरी रात भी ऐसी ही थी और कई जनपदों में आपने देखा होगा कि मतलब कि सड़क यातायात भी काफ़ी प्रभावित रहा। और इसी बीच मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट है, और अलर्ट ये है कि 4 तारीख से यानी कि 4 जनवरी से लेकर 7 या 8 जनवरी तक बारिश की संभावना है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। तो थोड़ी सी तैयारी आप अपनी करके रखिएगा। जो लोग गांव गिराव से हैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, और चीज़ें जो होती हैं ये मेंटेन करने से ही चलती हैं। थोड़ा सा खुद को मेंटेन करिए। हाँ, अपनी स्टडी पर टाइम जरूर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है। दोपहर लगभग 12:30 के आसपास यह किस्त जारी हुई है और उसके बाद तमाम किसानों के खाते में 10वीं किस्त पहुंचनी शुरू हो गई है। और ई-केवाईसी इज़ नॉट मैंडेटरी दिस टाइम, मतलब कि 10वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं है। हाँ, 11वीं किस्त जब आएगी उसके पहले ई-केवाईसी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ किसानों के खाते में अभी पैसे नहीं आए हैं तो उनके खाते में भी पैसे देर सवेर पहुंचते रहेंगे और आ जाएंगे। और अगर किसी किसान के खाते में मान लेते हैं कि पैसा आया ही नहीं, सबसे पहले तो आप बेनिफिशियरी लिस्ट pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी लिस्ट में अगर नाम है तो इसका मतलब कि आपको पैसा मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको वो लोग हेल्पलाइन नंबर है 155-261, इसके अलावा 1811-55-266, और एक लैंडलाइन नंबर है 011-233-81092, 011-243-00606। तो इन नंबरों पर आप कॉल करके अपना स्टेटस भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वजह थी कि आपको पैसा नहीं मिला है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं के बारे में लगातार जानने के लिए मैसेज करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक चैनल क्रिएट किया जाए, आप ही क्या राय है। उस पर सिर्फ वही जानकारी आपको दी जाएगी जो कि सरकारी योजनाओं से संबंधित है, जैसे कि एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, और पीएम किसान निधि में पैसा नहीं आया तो कहाँ पर कंप्लेन करें, और जो आवास मिलता है आवास के लिए कहाँ पर आवेदन करना होता है, काली जो कन्या विद्या धन होता है। तो ये सब जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको एक नए यूट्यूब चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो कि आपके जीवन को थोड़ा सा आसान बनाएंगी और सही जानकारी आप तक समय पर पहुँचा करेगी। एटीएम से पैसा निकालना महंगा, तो मुफ्त सीमा के बाद प्रति निकासी पर 21 रुपये का शुल्क देना होगा। नए वर्ष की शुरुआत में नया नियम लागू हो गया है कि आप 5 बार तक फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे एटीएम से। उसके बाद आपको प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपये का चार्ज देना होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जून 2021 को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। सभी बैंकों में ग्राहक 5 बार मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाल सकता है। इसके बाद आपको जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो चार्जेबल हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये था आज का सारा अपडेट, और आप जान रहे हैं कि नए वर्ष में 1 और 2 तारीख यूं ही बीत रही है। तो जो लेटेस्ट अपडेट होगी उसके बारे में हम कल के वीडियो में करेंगे चर्चा, या फिर शाम को अगर कोई लेटेस्ट अपडेट रहती है किसी भर्ती के बारे में तो भी हम उस पर चर्चा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।